नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर एनसीएफ 2005 का, और यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज। और इससे पहले हमने एनसीएफ 2005 का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपको कराया था, जहाँ पर हमने एनसीएफ 1975 से लेकर 2022 तक का कवर किया था, और उसमें हमने पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था। ठीक है, तो वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हम एमसीक्यूज आपको कराने वाले हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। एनसीएफ 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे, तो बताइएगा यहाँ पर राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर कृष्णकांत। तो प्रोफेसर कृष्णकांत की बात करें तो ये जो है एनसीईआरटी के हेड थे। क्या थे भैया? एनसीईआरटी के हेड थे, इसके अध्यक्ष थे। और एनसीईआरटी की स्थापना कब होती है अगर आपसे पूछा जाए तो ये होती है 1961 में। ठीक है, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होता है भैया? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मुख्यालय है यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद करते चलिएगा। तो ये तो हो गए प्रोफेसर कृष्णकांत जो कि एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताइएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के संबंध में राष्ट्रीय संचालन समिति में डैश सदस्य शामिल थे। बताइएगा कितने सदस्य यहाँ पर शामिल थे। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है 35 सदस्य शामिल थे, और यहाँ पर अगर हम 3 और ऐड कर दें तो ये जो 3 हैं ये आपके एनसीईआरटी के थे। ठीक है, एनसीईआरटी के थे। तो यहाँ पर लेकिन हमने आपको बताया था कि आंसर आपको कितना लगाना है? 35। तो 35 आपका ऑप्शन दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनसीएफ 2005 के संबंध में जो राष्ट्रीय संचालन समिति में सदस्य थे वो कितने थे? 35। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बताइएगा। डैश ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। तो किसने यहाँ पर प्रस्ताव रखा था ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं, चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, केवीएस, सुपर टेट, सभी परीक्षाओं में एनसीएफ से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बताइएगा डैश ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के साधन के रूप में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। तो किसने रखा था? शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति यानी कि एनपीई 1986 के द्वारा ये जो है प्रस्ताव रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनपीई 1986 यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया था। और जो एनपीई आपका 1986 है, इसी में जब और यहाँ पर रिवाइड इसको किया गया था यानी कि और इसमें जब सुधार किया गया था तो इसी से आपका निकला था एनईपी 2020। ठीक है, एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसी का रिवाइड वर्जन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य किसका निर्माण करना है? तो अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है यहाँ पर ये आपको बताना है। द्विभाषा का निर्माण करना है, केवल अंग्रेजी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। द्विभाषा भी नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा बहुभाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। डैश राष्ट्रीय फोकस समूहों को राष्ट्रीय संचालन समिति के साथ एनसीएफ 2005 की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था। तो कितने फोकस समूहों को यहाँ पर हमने आपको बताया था शामिल किया गया था? बताइएगा। तो यहाँ पर 21 फोकस समूहों को यहाँ पर शामिल किया गया था। हमने आपको बताया था जैसे कि भाषा हो गया,
सामाजिक विषय हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, तो सभी यहाँ पर टोटल मिलाकर 21 फोकस ग्रुप थे जिनको यहाँ पर शामिल किया गया था। क्लियर है? तो 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? किससे प्राप्त की है एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ को? बताइएगा। ऑप्शन है मानवतावादी सिद्धांत, दूसरा है व्यवहारवादी सिद्धांत, फिर है रचनावादी या इसी को हम निर्मितवादी बोलते हैं, या इसी को हम संरचनावाद भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक है आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर अगर हम बात करें व्यवहारवादी सिद्धांत की, तो इस पर कौन से आधारित थे? हमने आपको बताया था एनसीएफ जो था आपका 1975 का, 1988 का और 2000। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपके आधारित हैं व्यवहारवादी पर। लेकिन जो एनसीएफ 2005 है, ये हमने आपको बताया था ये संरचनावाद यानी कि रचनावादी या निर्मितवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है। अभी आपने देखा। ठीक है, तो रचनावादी उपागम पर बल देती है एनसीएफ 2005 क्योंकि वह डैश पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है ये आपको बताना है। ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। तो जो एनसीएफ 2005 है ये किस पर केंद्रित है ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं, हमने आपको बताया था परिभाषाओं को रटना नहीं है, ना तो सूत्रों को यहाँ पर याद करना है। ठीक है, नियमित गृहकार्य जमा करने पर? ये भी नहीं होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन? ये भी नहीं होगा। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारता ही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है। क्या है? बताइएगा। यहाँ पर लिखा है कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, फिर लिखा है समस्या समाधान कौशल का विकास करना, ये भी सही है। विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, ये भी ठीक है। संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, ये भी ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन तो आपको सारे लगभग ठीक लग रहे हैं, लेकिन जो इसका मेन पॉइंट है वो है गणितीयकरण करना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हमें यहाँ पर टिक करना होगा। क्लियर है? तो गणितीयकरण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा चिंतन प्रक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, एनसीएफ 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालयी जीवन का मेल किसके साथ होना चाहिए? डैश यहाँ पर लगा है। तो यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान है उसके संबंध में क्या सुझाया गया है? तो इसका जो मेल है किसके साथ होना चाहिए? कक्षा के जीवन से होना चाहिए। तो भैया ऐसा हमने नहीं बताया है, ना ही यहाँ पर एनसीएफ ने बोला है आपको कि केवल ये कक्षा तक ही सीमित हो। ठीक है, किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर नहीं बोला गया है कि केवल किताबी ज्ञान से ही जुड़ा हो। ठीक है, बाहर के जीवन के साथ इसको जोड़ना चाहिए, यानी कि बाहर के जीवन के साथ रिलेट करके, रियल लाइफ से रिलेट करके इसको हमें पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइएगा, जो कला शिक्षा है इसको सम्मिलित करने का जो उद्देश्य है ये कौन सा है? तार्किक चिंतन? तो भैया कला से तार्किक चिंतन का तो कोई संबंध नहीं है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 डैश द्वारा 1975, 1988, 2000 और 2005 में प्रकाशित रूपरेखा में से एक है। तो बताइएगा किसके द्वारा ये लाया गया है? एनसीएफ 1975, 88, 2000, 2005। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि इसको हम MHRD बोलते हैं।
या फिर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो ये क्या होता है, हमने आपको बताया था, ये है NCERT। ठीक है, तो हिंदी में भी आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इंग्लिश में इसको बोला जाता है NCERT, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि UGC, इसको UGC बोलते हैं। और शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, इसको हम NPE बोलते हैं। ठीक है, 1986 वाला। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NCERT, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NCERT के द्वारा इसको जो है प्रकाशित किया गया था 1975, 88, 2000 और 2005। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लोग डिटेल देख लीजिएगा थोड़ा। हमने आपको बताया था कि NCERT ने 4 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखाएं, पहली जो है 1975 में, दूसरी 1988 में, तीसरी 2000 में और चौथी 2005 में प्रकाशित की है। NCF बाल केंद्रित दृष्टिकोण तैयार करके बच्चों के सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ावा देता है। ठीक है, कौन देता है? NCF देता है। आगे लिखा है कि NCF ने शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम विकसित करने के माध्यम से रचनात्मक सीखने का निर्माण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षार्थी केंद्रित यानी कि बाल केंद्रित की बात की गई है, जो शिक्षार्थी को स्वायत्तता प्रदान करता है। ठीक है, आगे लिखा है कि वर्तमान समय में NCF 2005 के अनुसार चलती है। ये जो आपकी शिक्षा है, ये NCF 2005 के अनुसार वर्तमान समय में चल रही है और NCF 2005 को 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। ये जो 22 भाषाएं आपकी हैं, जो कि आपकी मूल संविधान में जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में, उस पर जो है केंद्रित हैं। इसको अनुवादित किया गया है वहाँ पर, और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को प्रभावित किया गया है। ठीक है, यह देश के लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर जो है चिंताओं को ध्यान में रखकर इसको जो है प्रमुख महत्व के पोषण और पहचान पर यहाँ पर ये जो है जोर देता है। ठीक है, तो ये था इसका पूरा डिटेल, जो कि हम आपको कॉन्सेप्ट में पहले ही क्लियर करा चुके हैं। क्लियर हो गया? तो बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, इन क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए हैं, कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से अगर समझा होगा तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।